सरकार सत्ता में आई, उस समय के नारों को अगर आज आप पिछले 10 साल के नारों को देखेंगे, उसका विश्लेषण करना CI2 के एक एक कार्यकर्ता के लिए बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमने 4-5 फरवरी को देश का जो हमारा वर्किंग कमेटी, सबसे ऊपर की जो कमेटी है CI2 की, उसका 4-5 फरवरी को तेलंगाना के हनुमान कोंडा में मीटिंग हुआ। उस वर्किंग कमेटी का मीटिंग हुआ और उसके बाद 30-31 मार्च को शिमला के अंदर हमारे राज्य कमेटी का मीटिंग हुआ। उस मीटिंग के अंदर हमने पूरे देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात का सामूहिक चर्चा किया, विश्लेषण किया और उसके बाद तय किया है कि इस देश में ये जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में NDA गठबंधन की जो सरकार है, इस सरकार को सत्ता से बाहर करना। ये मुख्य नारा हमने देश के मजदूर वर्ग के सामने रखा कि इस सरकार को बाहर किए बगैर हमारा देश का जो आने वाले समय में जो मजदूर वर्ग है वो नहीं बचे। इस नारे के साथ आज हम हर जगह पर जो है इसी तरीके की मीटिंग और अधिवेशन करके मजदूरों के बीच में जा रहे हैं। जो सत्ता से बाहर का जो नारा हमने दिया, इसके समझने के लिए क्या है, इस बार भी आज भी संकल्प क्या बोलते हैं पत्र केंद्र सरकार बीजेपी ने जारी किया, कुछ दिन पहले कांग्रेस ने भी जारी किया, अलग अलग। आज का ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव मुख्य रूप से दो गठबंधनों के बीच में हो रहा है। एक तरफ कौन है? NDA का गठबंधन है बालकू, एक तरफ है इंडिया गठबंधन। लड़ाई इस बात की है कि आने वाले समय में सत्ता में कौन आए। इसलिए सबने जो है चुनावी घोषणा पत्र इस दौर में जारी किए और ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव आजादी के बाद हिंदुस्तान में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। इस देश की मजदूर वर्ग के लिए, इस देश की वर्किंग क्लास के लिए, इस देश के किसान के लिए, इस देश की गरीब जनता के लिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे देश की, जो मैंने शुरू में कहा, सबसे बड़ी खूबसूरती है इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र और इस देश के अंदर जो धर्म निरपेक्षता का जो है संविधान है। यह हमारे देश की खूबसूरती है, जिस खूबसूरती ने हमारे देश के अलग अलग राज्य होते हैं, हमारे देश के अंदर अलग अलग जातियां होती हैं, हमारे देश के अंदर अलग अलग धर्मों के लोग होते हुए भी एक होके हम आज तक चले। ये इस देश की खूबसूरती है। लेकिन पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे, यही मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है। एक विचारधारा इस देश के अंदर क्या आह्वान कर रही है? यह आह्वान कर रही है कि आने वाले समय में इस देश का लोकतंत्र बचेगा, इस देश का संविधान, इस देश का जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है, जो गणराज्य है, वो आने वाले समय में बचेगा कि नहीं बचेगा। एक तरफ वो गठबंधन है जिसको इंडिया गठबंधन, वो इस बात को लेकर लड़ाई लड़ रहा है कि आने वाले समय में इस देश की संविधान को बचाना, इस देश के गणराज्य को बचाना, इस देश का जो लोकतंत्र है उसको बचाना। ये दो धाराओं के बीच में लड़ाई है। और CI2 का भी समझदारी क्या है? CI2 का भी समझदारी यह है कि हमें इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र, इस देश का जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र, इसको बचाना है। विक्की, क्यों? क्योंकि जब हमारे संविधान को जो है क्या बोलते हैं बनाया गया था, उस संविधान के अंदर उसकी जो सबसे खूबसूरती क्या है कि इस देश के जो जितने भी नागरिक है वो सब एक समान है, सबको जीने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सबको कोई भी सरकार हो उस सरकार की नीति का विरोध और समर्थन करने का अधिकार है। यही हमारे संविधान ने दिया और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जब वो 5 साल में पूरा नहीं होता, लोग उसको बदल देते हैं। लेकिन जो पिछले 10 साल के अंदर अगर हम इस देश का ये जो मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इसका कार्यकाल देखेंगे, सत्ता में आने से पहले नारा क्या था? एक एक नारे को याद करना है। क्या नारा था? सबसे बड़ा नारा सबका साथ सबका विकास। क्या नारा था? 2 करोड़, पहले नारा सबका साथ सबका विकास, 2 करोड़ रोजगार। क्या नारा था? 2022 तक सबको घर।
क्या नारा था? 2022 तक सबको घर, 2 करोड़ नौकरी, काला धन हिंदुस्तान में लाएंगे, 15-15 लाख खाते में जाएगा, हैं? यही नारे थे ना। और इसके साथ साथ और क्या क्या नारे थे? इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, किसानों की आय 2022 में दुगनी करेंगे। सारा का सारा तय किया कि 2022 तक हमको मौका दो और 2022 तक जो हम देश की तस्वीर को बदल देंगे। इस नारे के साथ मोदी जी ने 5 साल पहले भी राज किया, उसके बाद 2019 से दूसरी बार सत्ता में 10 साल पूरा राज करके अब ये तीसरी बार 400 पार का वो जो नारा दे रहे हैं कि अब अगर मौका देंगे तो 2047 में ये देश क्या बोलते हैं विश्व गुरु बन जाएगा। ये तमाम तरह के नारे लगा रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं। लेकिन हकीकत में पिछले 10 साल के अंदर हमारे देश में हुआ क्या? खासकर हमारे जो मजदूर वर्ग के लिए, जो हम अगर सारे यहां पर मजदूर बैठे हैं, हमारा एक बात और समझ लेना, हमारा किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है। ये 2 व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है कि मोदी और राहुल गांधी या क्या बोलते हैं प्रियंका गांधी या कोई और नेता, उसके बीच की लड़ाई नहीं है। सब इंसान बराबर है। ये लड़ाई किसके है? 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, 2 क्या बोलते हैं अलग अलग विचारों की लड़ाई है ना। इसको इस तरीके से नहीं लेना कि हम क्या बोलते हैं किसी का शक्ल पसंद नहीं है इसलिए हम विरोध करते हैं, बालकों का शक्ल मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है इसलिए, ये नहीं है। ये सिर्फ सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों के पक्ष और विपक्ष में जो हमारे ऊपर जो असर पड़ता है उसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। विपिन आगे आ जाओ। इसलिए ये जो पिछले 10 साल के कार्यकाल का भी हमको विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। पहली बात जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं उससे ही हम सबका साथ सबका विकास का नारा दिया। लेकिन 10 साल के अंदर अगर हम ये देखें कि जो हमारे देश की सबसे बड़े संपत्ति आजाद भारत की, जो आजादी के आंदोलन से निकल के सामने आया है ना, जब हमारा देश का अंदर आजादी का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में लाखों लाख लोगों ने आजादी के लिए कुर्बानी दी और हमारे देश को 1947 में जब आजाद किया, आजादी के बाद जो संविधान बना उस संविधान ने सबको बराबर का जो अधिकार दिया, वो मिला नहीं मिला लेकिन लोग उसके अंदर ये जो संविधान बनाया गया था, आज इस देश के अंदर इस सरकार के आने के बाद ये जो 400 पार का नारा दिया गया है, इस 400 पार के नारे का मुख्य उद्देश्य क्या है कि इस संविधान को बदलना। कैसा संविधान इस देश के अंदर लाना चाहते हैं, किस संविधान को क्या बोलते हैं इस देश के लिए बनाना चाहते हैं ये सरकार, ये जो मौजूदा सरकार है, जो आरएसएस का संविधान है, क्या बोलता है इस देश के अंदर ये जो संविधान है नहीं चलेगा, भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान नहीं चलेगा, मनुस्मृति का संविधान चलेगा। क्या बोलता है मनुस्मृति, इसको समझना जरूरी है। मनुस्मृति बोलता है इस देश में जो महिला है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो अल्पसंख्यक है, उसको क्या बोलते हैं नागरिकता का दर्जा नहीं, वो पहले दर्जे का नागरिक नहीं है, उसको बराबर का अधिकार नहीं। उस संविधान को लागू करना चाहते हैं जिसके लिए आज इस देश में आप पिछले 10 साल में देखेंगे, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ किस तरीके से इस देश के जो सारे संविधान क्या बोलते हैं जो लोकतंत्र के स्तंभ थे, एक एक को कमजोर करने की कोशिश की जाए। किस तरीके से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जुडिशरी, पुलिस, सबका सब इस्तेमाल किसके लिए किया जा रहा है, जो इस सरकार के विरोध में खड़े हो रहे, जो इस सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा, जो इस सरकार के खिलाफ विरोध कर रहा, अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, उसके लिए इस्तेमाल किसको किया जा रहा है, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईटी, ईडी और ऐसे कानून देश के अंदर बना दिए। कौन से कानून, क्या बोलते हैं यूएपीए का कानून, कौन से कानून, पीएमएलए, क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ऐसे कानून बना दिए हैं जिन कानूनों के अंदर जमानत का भी प्रावधान नहीं है,
और कानून किस पे लागू हो रहे हैं? जो विपक्षी दलों के हैं। और खुद क्या कर रहे हैं? खुद क्या हो रहा है? तो मैंने शुरू में भी कहा, भ्रष्टाचार का जिक्र किया कि खत्म कर देंगे। आज क्या हो? जिन्होंने 70 हजार गगन करोड़ का घपला किया था, चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर क्या बोलते हैं छगन भुजबल है, चाहे क्या बोलते हैं वो चौहान है, जितने भी ऐसे 25-26 नेता है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का चाहे वो लगा था करोड़ों रुपए का, उनको बीजेपी में शामिल करके उनके ऊपर सीबीआई इनकम टैक्स नहीं है। जो मोदी सरकार के खिलाफ है, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ क्या हो रहा है? इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ये जो चुनाव हो रहा कमेटी, इस बात को इस तरीके से लेना है। हमारे देश में चर्चा शुरू हो गया, कहीं ये चुनाव आखिरी चुनाव ना हो इस देश के। अगर 400 पार का जो नारा इन्होंने दे दिया, ये अगर हासिल कर दिया है तो कोई संभावना नहीं है 2029 में चुनाव। ये इस देश के अंदर तानाशाही को जो है स्थापित करना चाहते हैं और तानाशाही के आधार पर हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं। यह इनका राजनीतिक हो। दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ तमाम विपक्षी दल इकट्ठे होकर इस देश का लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश की लोकतंत्र के जो स्तंभ है उसको बचाने के लिए काम कर रहे हैं, लड़ाई को लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं 400 तो ये भूल जाए, है ना, इस बार तीसरी बार ये सरकार बनने वाली नहीं है। क्यों? अब क्यों? इसलिए सब के जो है 2022 में जो आपको मैंने पहले भी कहा पूरा करने का, उसका एक एक का जिक्र करें। हम मजदूर हैं, अलग अलग सेक्टरों से काम करने तो क्या बोलते हैं, काम करते हैं, चाहे आंगनबाड़ी का, चाहे मिड डे मील का, चाहे प्रोजेक्ट का है, चाहे एनएचपीसी का, चाहे दूसरा मजदूर यहां पर आया अलग, चाहे रेहड़ी फड़ी का। पिछले 10 साल में इस सरकार ने अगर सबसे ज्यादा हमला किया बालकुराम तो इस देश के मजदूर और किसानों के ऊपर। क्यों हमला किया? जबकि इस देश के विकास में, आर्थिक विकास में क्या बोलते हैं 65% से ज्यादा योगदान इस देश का मजदूर और किसान देता है। मजदूर के बगैर, मजदूर ये नहीं जो प्रोजेक्ट बना रहा, ये जो अपनी मेहनत को बेचता है, चाहे मिड डे मील है, चाहे आंगनबाड़ी, चाहे फैक्ट्री का है, चाहे प्रोजेक्ट बनकर, सारा का सारा मजदूर इस देश की आर्थिक विकास में 65% से ज्यादा योगदान देता है। और जो किसान अन्न को पैदा करता है, जिसको खा के जो है ये देश आगे बढ़ता है, इन दोनों के ऊपर सबसे ज्यादा हमला पिछले 10 साल में। किस तरीके से हमला? पूरा देश कोरोना के जो है लॉकडाउन में लोग थे, सब क्या बोलते हैं बंद थे। उस समय में इस देश की सरकार ने क्या किया? मजदूरों के 4 जो लेबर कोड और किसानों के 3 काले कानून को जो है संसद में बिना उसके बहस के, बिना किसी चर्चा के जो है पास कर दिया। क्या सोच के कि इस समय लोग जो है विरोध नहीं करेंगे और ये कानून आसानी से लागू हो जाएगा। लेकिन उस दौर के अंदर भी आपने देखा, उस कोरोना के दौर में भी मजदूर ने अप्रैल 2020 से, मार्च में लॉकडाउन किया था 22-23 मार्च को, 1 अप्रैल से आंदोलन को शुरू किया, घरों से शुरू किया, शहरों क्या बोलते हैं, फिर घर से बाहर आए, अलग अलग तरीके अपनाते हुए पूरे देश में 26 नवंबर 2020 को एक दिवस की हम किसमें गए? हड़ताल में गए। और उसी दिन किसान ने भी दिल्ली मार्च किया। किस बात को लेकर? कि ये जो किसान के कानून है ये भी नहीं चलेंगे। और पूरे देश में जब ये दोनों का संयुक्त आंदोलन चला, इस आंदोलन की बदौलत मोदी साहब की सरकार ने बेशक कानून पास कर दिए, लेकिन अभी तक लागू नहीं, जिसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी हमारे देश के किसानों ने दी। 750 से ज्यादा किसान बॉर्डर पे शहीद हो गया। लेकिन जो मोदी बोलता मैं झुकूंगा नहीं, मैं थकता नहीं हूं, झुकूंगा नहीं, उस मोदी को झुका के ही बॉर्डर से वापिस आए। दूसरी तरफ मजदूर ने जो किया, लगातार इस कानून को खिलाफ जो है जो कोड बनाए थे, लड़ाई लड़े, और आज तक लागू होने के 2 साल, पास होने के 2 साल बाद भी आज लागू नहीं कर। क्या है मजदूर का कानून? टीवी में क्या बताया जा रहा है समझना। तुम सारे
एनएचपीसी का वर्कर है तो इस बात को समझना। 44 कानून वो भी किसी सरकार ने नहीं बनाए थे हमारे लिए, वो कानून भी मजदूरों ने लड़के बनवाए थे। और जो ये 4 कोड है वो सारा का सारा खत्म करके जो तब्दील करके मोदी जी ये बोलते हैं ये कोड बनने से मजदूर को आसानी से समझ आएगा। 44 किताबें कौन मजदूर पढ़ता है, 4 किताबें देंगे छोटी छोटी आसानी से, लेकिन हकीकत में क्या वो समझने के लिए नहीं है। ये 4 कोड जिस दिन लागू हो जाएगा कॉमरेड, कोई भी मजदूर यूनियन बनाने का सपना भी नहीं ले सकता। क्यों? हड़ताल के अधिकार जो हमारा आज तक हम क्या बोलते हैं नोटिस के जरिए देते, इस हड़ताल के अधिकार को ही क्या बोलते हैं कमजोर करने की कोशिश है। यूनियन बनाने का ही अधिकार क्या बोलते हैं आपके पास नहीं, बढ़ेगा भी तुम नहीं बचे, बना नहीं सकते। हड़ताल का अधिकार आपके पास नहीं होगा। आपके जो काम करने के घंटे हैं वो 8 से 12 का प्रस्ताव उसके अंदर है। अभी देश के कई राज्यों ने 12 का कर दिया शुरू, वो पास नहीं हुआ लेकिन क्या बोलते हैं बिना उसके जो शुरू कर दिया। आपका जो रोजगार का चरित्र उसको सारा का सारा बदल दिया। क्या है? परमानेंट रोजगार की जगह क्या है, फिक्स टर्म ले आए, क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ले आए। जबकि हमारे देश के अंदर कानून क्या है कि जो परमानेंट नेचर का काम है उसमें क्या बोलते हैं ठेका का काम नहीं हो सकता, करते हैं अलग बात है। अब वो कानून जिस दिन बन जाएगा सारा का सारा खत्म हो जाएगा तो आने वाले समय में क्या है, लोगों का रोजगार भी जो है सुरक्षित नहीं है। ये जो एनएचपीसी के साथी अभी बोल रहे कि हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अभी तो ये कानून है इसलिए हम बोल रहे हैं चाहिए। जिस दिन ये कानून खत्म हो जाएगा आपका एम्प्लॉयमेंट ही फिक्स हो जाएगा, जिसके अंदर क्या है 50 से कम मजदूर अगर होगा उस ठेकेदार का पंजीकरण ही नहीं होगा, लाइसेंस नहीं मिलेगा। अभी तक तो मिलता था 20 मजदूर अगर जहां पर क्या बोलते हैं ठेकेदार के पास उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता, सारा कुछ हो जाता था, अब नहीं है। हायर एंड फायर उसके अंदर कर दिया है कि 300 से जिस भी उद्योग में कम मजदूर होगा उसको सरकार से परमिशन की जरूरत नहीं है, पहले 100 था। और क्या बात कह दी इस कोड के अंदर, 40 से कम जहां पर मजदूर होगा वो श्रम कानूनों के दायरे से बाहर हो जाएगा। विक्की समझ गए, वहां पर श्रम कानून लागू नहीं होंगे। इसका मतलब क्या, हमारे देश के अंदर 100 में से 73 फैक्ट्री में 40 से कम मजदूर काम करते हैं, वो सारे के सारे क्या बोलते हैं कानून से बाहर हो जाएंगे। तो इससे क्या है कि ये सरकार मजदूरों को किसकी गुलाम बनाना चाह रहे हैं, पूंजीपतियों के गुलाम बनाना चाहते हैं। और जिस दिन ये कोड लागू हो जाएगा कॉमरेड ये देश मजदूर के पक्ष का नहीं रहेगा। इसलिए क्यों तय किया है CI2 ने तमाम ट्रेड यूनियनों को इकट्ठा करके कि तुम जो मर्जी पारित कर दो संसद में, सड़क में हम तुम्हें इसको लागू नहीं कर देंगे। जिस प्रतिष्ठान के अंदर जिस क्या बोलते उद्योग के अंदर हम काम कर रहे हैं वहां पर हम अपने आंदोलन के जरिए लड़ाई के जरिए इसको। दूसरी बात क्या, हमारे आंगनबाड़ी और मिड डे मील क्या बोलते साथी यहां आए, 1 करोड़ के आसपास 80 लाख के आसपास इनकी संख्या है पूरे देश में। कितने हैं? 80 लाख के आसपास इस वर्कर की पूरे देश में संख्या है। और 2018 से मोदी जी ने एक भी पैसा केंद्र से, हिमाचल से तो 200-400 बड़ा थोड़ा, केंद्र से एक भी पैसा आज तक नहीं बढ़ा है। याद कर, ये लोगों के बीच में 2018 से एक भी। और 2014 में जो पहला बजट उसमें पेश किया गया, आंगनबाड़ी का जो पूरा बजट था उसमें से 50% की क्या बोलते 55% की कटौती कर दी। मतलब क्या है 20,000 करोड़ आपका था उसको 8,000 करोड़ पे ले आए। और मिड डे मील का भी 30% पे लिया, कम करके 30% बजट में कटौती कर दी। इससे क्या हुआ, इससे क्या हो गया, हमारे देश के अंदर जो करोड़ों करोड़ों बच्चों को आंगनबाड़ी और मिड डे मील के जरिए न्यूट्रिशन दिया जाता है, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, किशोरी हैं, उनको जो न्यूट्रिशन दिया जाता है, बजट कम करने का मतलब उनके खाने पीने की चीजों में भी कमी हो। लेकिन हकीकत में क्या, हमारे आंगनबाड़ी की वर्कर बोलते नहीं है, लोग क्या बोलते हैं आंगनबाड़ी की वर्कर खा रही है।
हम नहीं बोलते वहां जाके घर जाके कि हम नहीं कह रहे ये चने हैं, ये दाल, ये सब का सब सरकार ने बजट कम कर दिया इसलिए हम नहीं कर रहे, नहीं दे पा रहे, हम चुप होते, हम उनकी सुन लेते, वो बोलते हैं सारा का सारा आंगनबाड़ी बंद करने की। ये हमारे देश के अंदर हुआ। तीसरी बात, जो मनरेगा, आप सबको मालूम है इस देश के अंदर बहुत बड़ा रोजगार का साधन बना जब हमारे देश में कोविड हुआ। इस मनरेगा ने बचाया इस देश के बहुत से मजदूर को। उस मनरेगा के अंदर भी भारी कटौती, पिछले साल भी 33% से ज्यादा कटौती कर दी। अभी टोटल बजट उसके अंदर 86,000 करोड़ है, जरूरत कितने हैं 2 लाख करोड़। और सरकार ने क्या हेरा फेरी कर दी इसके अंदर। जो दूसरी बात है, टोटल 27.2 करोड़ के आसपास लोग जो है मनरेगा के अंदर पंजीकृत हैं, उसमें से 7.60 लाख, मतलब 7.5 लाख 7 करोड़ जो है पहले निकाल दिए, 7.5 करोड़, 8 करोड़ अभी जो आधार से लिंक किया हुआ है। अगर गांव में आप देखेंगे अब जो है बायोमेट्रिक मशीन और आधार से ये चल रहा है, इसको करके 8 करोड़ और जो है मनरेगा के सूची से बाहर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, आने वाले समय में 15 करोड़ के आसपास, जो 27 करोड़ जो हमारे जॉब कार्ड होल्डर इस देश के अंदर मनरेगा में, वो 15 करोड़ के आसपास परे कर देना। तो ये किसकी सरकार है? सबका साथ सबका विकास है कि क्या हो रहा है? ये तो हमको चर्चा करने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ जो औद्योगिक मजदूर है, एनएचपीसी के अंदर काम कर रहा है या जेएसडब्ल्यू में काम कर रहा है या किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो मजदूर लड़ाई लड़ रहा है किस बात के लिए? 2009 से लेकर उससे पहले भी लड़ाई लड़ते, 26,000 न्यूनतम वेतन को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? कोई बता सकता है? कहां गया वो लीडर? क्यों बोल रहे हैं हम 26,000 की? CI2 वालों को सपना आया इसलिए 26,000 बोल रहे हैं। न्यूनतम वेतन मापने का एक तरीका है। ये 1957 में जब हमारे देश के अंदर 15वां लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें तय किया कि एक मजदूर का जो न्यूनतम वेतन, सुन लो साथियों, एक मजदूर का न्यूनतम वेतन किस आधार पर तय होगा। ये ऐसा नहीं होता कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने बोला, ऐसा नहीं, कानून है उसके अंदर कि उसका परिवार 4 लोगों का होगा, क्या बोलते हैं, कपड़ा कितना लगेगा, स्कूल के उसके बच्चों का कितना लगेगा, फीस, हेल्थ पर क्या खर्चा होगा, खाने पर, उसको सब जोड़ के 1957 में वो एक आधार बना। उस आधार पर हमारा न्यूनतम वेतन देश में तय होता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला 1992 में एक जजमेंट में, ये जो 57 का फार्मूला, इसमें 25% और बढ़ाओ, महंगाई जिस दर से बढ़ रहा है उससे जो है वो कवर नहीं हो रहा है, इसलिए 25% और इंक्रीज करो। तो 2009 में ये बनता था 18,000। 9 से 23 के बीच में 8 घंटे का तनख्वाह ये बन रहा है। अभी कितना बन रहा है? 26,000। 26,000 के लिए ये जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा माननीय प्रधानमंत्री ने दिया था, आज तक एक भी शब्द नहीं हुआ। उल्टा क्या कर दिया बालक राम? उल्टा क्या कर दिया? 2 साल 3 साल पहले इस देश के अंदर एक फ्लोर वेज तय कर दी कि इससे कम वेज कोई नहीं दे सकता। वो कितना किया है मालूम किसी को? 178 रुपए फ्लोर वेज है, किससे नीचे कोई नहीं दे सकता। 5,340 रुपए पूरे देश के अंदर ये तय कर दिया सरकार ने, किससे नीचे कोई रेट नहीं देगा। मेरे को बताओ, 178 रुपए दिहाड़ी से इस देश का कोई मजदूर बच सकता है? तुम बोलते भी नहीं, तुम डरे हुए, कोई एनएचपीसी से डरा हो, कोई पता किस कंपनी से डरे हुए, बच सकता कोई? तो ये जो सरकार है ये मजदूर की पक्ष की सरकार है। वहीं केरल में लाल झंडे की सरकार है। मालूम है कितना न्यूनतम वेतन है बालकू? तू जाएगा केरल में काम करने, चाहे सरकारी उसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर जाएगा, 852 रुपए पर डे उसके जो है अनस्किल्ड की तनख्वाह है। मिड डे मील को कितना मिलता है केरल में? 600 रुपए पर डे। अगर वो 22 दिन क्या बोलते 25 दिन भी काम करते हैं महीने में, 5 छुट्टियां मिला के 15,000 रुपए उसको महीने का। पूरे देश में क्यों नहीं? नारा तो एक देश एक संविधान का देते हैं, एक कानून का देते हैं। तो जो केरल के क्या बोलते हैं निर्माण मजदूर को, जो केरल के मिड डे मील वर्कर को, जो केरल के दूसरे मजदूरों को न्यूनतम वेतन 21,000 रुपए है, वो हमारे देश में क्यों नहीं, दूसरे राज्यों में क्यों नहीं? ये लड़ाई क्या लड़ाई है हमारी मोदी से? कोई मुक्का और बड़े लगाने की लड़ाई है ये लड़ाई?
कि आपने जो बोला था काम उस पे आधार पर आपने नहीं किया, काम आप इसका एकदम क्या कर रहे हैं, उलट कर रहे हैं। ये लड़ाई है आज मजदूर की। इसलिए ये जो बात मैं आपके सामने जिक्र कर रहा था, पहली बात है ना, ये जो मजदूरों की कोड को लेकर, इस कोड को हर हालात में हमको क्या करना है, रोकना है। दूसरी बात, किसानों से संबंधित बातें की 2022 में जो है दुगनी करेंगे। आज हमारे देश में पिछले, अगर आप क्या बोलते हैं, इस सरकार के उस पर अगर आप देखेंगे 2014 से 22 तक जो किसान अभी संघर्ष कर रहा है पूरे देश का, वो क्यों कर रहा है? 1 लाख से ज्यादा किसान पिछले 8 साल में आत्महत्या किए। हर देश के, हमारे देश का हर परिवार, ये हमारे सरकार के आंकड़े, गांव के अंदर 60,000 रुपए प्रति परिवार और शहरों में 1 लाख, क्या बोलते हैं, 1 लाख प्रति परिवार जो है कर्जे में डूबा है। और हर देश के अंदर 2,000 परिवार जो है इसमें किसानी को क्या कर रहा है, हर दिन किसानी को छोड़ रहा है। 2,000 परिवार क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि उससे आमदनी, उससे परिवार का गुजारा नहीं चल रहा है। लेकिन क्या बताया जाता है टीवी के अंदर, हम तो किसान का सम्मान निधि दे रहे हैं। तुमको भी मिलता होगा कईयों को 500 रुपए पर मंथ, साल का 6,000। लेकिन उस टीवी में यह नहीं दिखाया जाता है कि जो किसान को सब्सिडी खाद में मिलता था, जो बीज में मिलता था, जो दवाइयों में मिलता था, वो खत्म कर दिया। हर किसान से 12 से 18,000 रुपए आपने वापिस ले लिया, उसको 2,000 रुपए दे रहे। ये सौदा है, ये हमारे देश के साथ। और मैं परसों अभी भाषण सुन रहा था अनुराग जी का, है ना, हमीरपुर में, और कोई बात नहीं कह रहे थे, यही बात कह रहे थे, इतने शौचालय बनाए, इतने घर बनाए, इतने ये बनाए, वो बनाए। कि उसका भी आंकड़ा बताओ कितने बनाए। सबको आवास क्या आपने बोला 2022 में देंगे, लेकिन हकीकत क्या है, पिछले 8 साल में 18 लाख के लगभग लोगों के, 16 पॉइंट कुछ लाख, है ना, 16.5 लाख से ज्यादा लोगों के आपने घर तोड़ दिए। ये जो स्मार्ट सिटी का नारा दिया जा रहा है पूरे देश के अंदर, हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो 100 स्मार्ट सिटी का मतलब रेडी फड़ी को उजाड़ना है। जो शहरों के अंदर या छोटे कस्बों के अंदर बसा उसको, पूरे देश के अंदर 16 लाख से ज्यादा लोगों को उजाड़ दिया। ये हमारे देश के अंदर चल रहा है। और जो भ्रष्टाचार की बात की, चौथी बात, उसके अंदर क्या है, हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई आया, ये चुनावी बॉन्ड आया। समझते हैं चुनावी बॉन्ड? सुना तुमने टीवी में? किस किस ने सुना? कईयों ने तो सुना नहीं है? ना मैं खाता हूं ना मैं खाने दूंगा, पूरा प्रचार हुआ। सुन लो, पूरा प्रचार हुआ देश के अंदर, और वो टीवी वाले बताते नहीं, क्योंकि उसमें 72 चैनल तो अडानी का चलता है। 80 करोड़ लोग वही देखते। नरेंद्र कुमार जैसे मेरा लाइव करने लगा हो, पता कहीं से और पुलिस ने आके और पंगा डाल दे तो ये जो टीवी चैनल है वो कभी बताता नहीं है, क्योंकि वो किसकी चैनल है? मोदी साहब के साथ चलने वालों की चैनल है। 80 करोड़ तो वही चैनल देखते, वो बताता नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये फैसला दिया कि जो 2017-18 से तुमने ये जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का ये जो तुमने किया है, ये गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, इसको बंद करो तुरंत। और पूरा हिसाब की स्टेट बैंक ने बोला हमारे पास तो हिसाब किताब नहीं है। क्यों नहीं? पूरे देश में करोड़ों लोगों के जो खाते हैं वो डिजिटल है, लेकिन चुनावी बॉन्ड जिन्होंने, वो डिजिटल नहीं है भाई। बड़ी मजेदार बात, हम जून में देंगे। जून में क्यों देंगे? तब तक चुनाव खत्म हो जाएगा, इसे जून में दे देंगे, है ना, ये मुद्दा ही नहीं बनेगा। लेकिन जो चीफ जस्टिस है, वो जो बेंच है, उसने बोला नहीं अभी दो, और बड़ी मुश्किल से दिया। 30,000 करोड़ से लगभग का, क्या बोलते हैं, ये चुनावी बॉन्ड का घोटाला है। क्या घोटाला? केजरीवाल को अंदर किया। अगर हम बोलते गलत किया तो कोई अंदर होना चाहिए, लेकिन
है ना, उसमें गंद नहीं है, नहीं चुनाव के लिए किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इस बॉन्ड के अंदर 2 करोड़ है बालकू तेरी कंपनी की कमाई, आपने दे दिया 55 करोड़ इलेक्ट्रोल बॉन्ड में, तो बाकी 53 जो 55 करोड़ आपके पास आया कहां से? उस पे इंक्वायरी नहीं हो रहा। ये जितने भी कंपनीज है सब ने क्या किया, कमाई कम, इलेक्ट्रोल बॉन्ड ज्यादा खरीदे। और क्या किया, जिसने नहीं दिए 35 कंपनियां जिन्होंने पहले नहीं दी वहां रेट डाला। बड़े मजेदार बात क्या किया, रेट डलवाया, रेट डालने के बाद 10 दिन के बाद इलेक्ट्रोल बॉन्ड ले लिया। तो ये क्या है, चंदा लो और धंधा दूंगा। और हिमाचल प्रदेश में भी ओटीटी कंपनी आया, उसने भी 55 करोड़ दिया, तभी वो प्रोजेक्ट लूरी प्रोजेक्ट मिला उसको, समझे? पूरे देश के अंदर सारी कंपनियों को बोला, है ना, तुम हमारी पार्टी को चंदा दो या मुझे चंदा दो, सीधी बात। वो तो किसने देखा, किसको दिया, है ना, उनको ही दिया, भाजपा का नाम आ रहा है, उनको दिया। और बदले में क्या लिया, धंधा दिया। और उस धंधे में सबसे ज्यादा जो चंदा दिया वो दवाई बनाने वाली कंपनियां भी है, उन्होंने भी दिया। और उसका रिजल्ट विपिन कुमार क्या निकला, दवाइयों के रेट 30% से ज्यादा पूरे देश में बढ़ गए। और उससे क्या हो रहा है, गरीब जो है इलाज नहीं करवा पाएगा, उसको बिना दवाई के ही मरना पड़ेगा, ये चल रहा है। तो इसलिए क्या है कि ये जो सरकार की कहना और जो करने और कथनी है उसमें बहुत बड़ा अंतर है, इस बात को हमको समझना। इसलिए CI2 इसका विरोध करता। तीसरी बात जो मैंने कहा, हमारे बहुत से नौजवान भी ये चर्चा करता, हमारा देश 140 करोड़ आबादी होगी, 142 बताते हैं, अब हमारे पास इतना पैसा कहां से आएगा, जो वो चर्चा करते हैं, कहां से देगा भाई सरकार, कहां से देगा, हमारा